ना लिखा, ना पढ़ा, ना पहुंचाया। साफ मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्यों हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी ज़माने में जब फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे थी तो उस वक्त जुम्मे के रोज़ कोई ना कोई एक मरकजी फिल्म रिलीज़ हुआ करती थी जो कि पर्दा स्क्रीन पे ज़्यादा हिट हुआ करती थी। लेकिन आजकल की फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो तो ज़वाल का शिकार है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में जो आए रोज़ फिल्में हम देखते हैं, जो आए रोज़ हम ऐसे सीन देखते हैं कि जो पर्दे स्क्रीन पर ज़्यादा हिट होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फिर एक बार मेमोरेंडम के हवाले से। जो मेमो भेजा गया अमेरिकन को, उस फिल्म ने पाकिस्तान की सियासत में खासी हलचल मचा दी है। उसके मरकजी किरदार तो सबको मालूम है, कुछ लोग बेनकाब भी हो गए हैं। लेकिन हम इस मेमो का जब जिक्र करते हैं तो किसी को इस हवाले से साजिश नजर आती है और किसी पे गद्दारी का लेबल लग रहा है। और कोई ऐसे चेहरे हैं जो सामने जाने पहचाने सबके सामने आ रहे हैं और कोई इसके साजिश को मंजर आम तक लाना चाहते हैं लोग और उसकी तह तक भी पहुंचना चाहते हैं। इसके मरकजी किरदार इस हवाले से क्या कहते हैं आपको खुद ही आपके सामने आ गए हैं। हुसैन हक्कानी साहब को देख लें तो बड़े जज्बाती अंदाज में वो ये कहते हैं कि एक फिल्मी नावल है और मुझे गद्दार करार देने की कोशिश की जा रही है। सदर जरदारी की बात करते हैं, बिग बॉस यानी उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश इसमें नजर आती है। मियां साहब कहते हैं कि हम आर या पार, हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब गैलरी पे बैठे चौधरी शुजात हुसैन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस मामले में सस्ती शोहरत हासिल कर रही है और इस मामले से जरदारी साहब के खिलाफ जो नवाज शरीफ की कैंपेन है वो फेल हो गई है। जी हाँ नाजरीन, हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर गिलानी की। वो तो सिर्फ हुकूमती दिन पूरे करने की कोशिश में लगे नजर आते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत जो है हर हाल में अपना अरसा जो है वो पूरा करेगी। लेकिन उनके नजदीक ये सारे का सारा ड्रामा गया भाड़ में। हम बात बार बार कर रहे हैं मेमो के हवाले से। अब इस कहानी का ड्रॉप सीन क्या होगा, मुल्क में कोई तब्दीली नजर आएगी? क्या ये मेमो बूट लाएगा, शेरवानियां लाएंगी या फिर बाबू लाएगा? जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये महीना है कुर्बानियों का और क्या इस कुर्बानियों के महीने में सिर्फ एक ही कुर्बानी पर गुजारा किया जाएगा या बहुत सारे लोग इस कुर्बानी के साथ ही सामने नजर आएंगे? इसके साथ ही हम लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी मेमोरेंडम के इशू के हवाले से। हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, यहाँ आएंगे, उनकी जब तलबी होगी तो क्या क्या हकायक सामने आएंगे और कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा और किसकी बाकी कुर्बानी जो है वो पेंडिंग होगी, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी कराची से शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करें राना सनाउल्लाह साहब, सूबाई वज़ीर कानून है पंजाब के। हमें टेलीफोन लाइन पर अभी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फरीद पराचा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज मियां साहब कह रहे हैं इस मेमो के इशू पर हर फोरम में जाएंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। होगा क्या? जैसे हम पहले भी सवाल उठा रहे थे, अगर हुसैन हक्कानी इस पे इस्तीफा दे देते हैं, अगर कुछ अपनी गलती मान लेते हैं, उनके इस्तीफे से गुजारा हो जाएगा या फिर बात कहीं और दूर तक जाएगी? नहीं, उनके इस्तीफे से गुजारा जो है वो किस तरह से होगा? उन्होंने जो मेमो लिखा है वो प्रेसिडेंट की जो है वो बिहाफ के ऊपर लिखा है और उस में जो गारंटीज दी गई हैं, जो जिन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया गया है, तो वो तो अमेरिका में बैठे सफ़ीर के इख्तियारात नहीं थे। तो वो प्रेसिडेंट जो है वो अगर इस किस्म के मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं तो ये एक क्लियर कट मिसाल होगी कि उन्होंने अपने हल्फ को जो है वो अपहोल्ड नहीं किया। और उन्होंने अभी तो मिसाल होगी राना साहब, अभी जो हम बात करें आइन की वायलेशन की जिक्र करें, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी डिनाई कर रही है इस पे। वो ठीक देखिए, होगी से मुराद ये है कि ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कही है और हमारा भी ये मौक़िफ़ है। हम किसी को भी जो है वो सिर्फ ब्लेम, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं देना चाहते। इसकी प्रॉपर जो है वो एक फोरम के ऊपर जो है वो इंक्वायरी हो, कोई कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बने, लेकिन ऐसा कमीशन ना बने कि जिसके नाम जो है वो ऐसे दिए जाएं या उन्हीं से पूछ के दे दिए जाएं जिनकी इंक्वायरी होनी है और उसका कोई रिजल्ट जो है वो बाद में ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और लेकिन मियां साहब बार बार 10 दिन का जिक्र कर रहे हैं। राना साहब 10 दिन का जिक्र कर रहे हैं, 10 दिन का मियां साहब जिक्र कर रहे हैं। ये तो 10 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? कल से हो गए, आज से हो गए, कब से ये स्टार्ट हो रहे हैं 10 दिन?
میرا خیال ہے کہ اگر ایسے لوگ جو کہ ذمہ دار ہوں اور وہ اس معاملے میں جو ہے وہ انکوائری کر کے حقائق پوری قوم کے سامنے رکھنا ان کا جو ہے وہ مقصد ہو تو 10 دن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ معاملہ تو 2-3 دنوں میں بھی حل ہو سکتا ہے. 2-3 دن کی بات آپ کریں. شرمیلا آپ ساری گفتگو سن رہی ہیں. پیپلز پارٹی ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ حسین حقانی آئیں گے تو دیکھا جائے گا, جائزہ لیا جائے گا, کور کمیٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں, اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے بھی ان کو پیش کیا جائے. بات تو پیش کرنے کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات ہیں, جو بہت سارے غلط فہمیاں یا ابہام جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ ایویڈنس موجود ہیں, ٹیلی فونک ریکارڈ یہاں پہ کہا جا رہا ہے موجود ہے, اور جو پھر میمو کے حوالے سے جو چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں, تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے کہ وہ آ کے اپنی صفائی جو ہے یہاں پہ پیش کریں پاکستان میں؟ شکریہ اسما. دیکھیے اسما, جو بھی چیزیں ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم نے ان کے ٹیلی فون ریکارڈز کے بارے میں جو باتیں ہیں, یا بلیک بیری میسیجز کے بارے میں جو باتیں ہیں, یا جو میمو جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے کنٹینٹس کے بارے میں جو چیزیں ہیں, یہ آپ اور میں ابھی تک تو صرف ٹیلی ویژن چینلز پہ اور اخباروں کے اندر دیکھ رہے ہیں. جس شخص پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ اسے ڈینائی کر رہا ہے, جو لگا رہا ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ مسئلے میں جو ایک ایشو آیا ہے اور ایک سنگین ایشو آیا ہے, اس کے حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن کی تو ضرورت پڑے گی نا. اچھا, ہمارے انویسٹیگیشن تو آپ ضرور کریں گے. یہ سازش کہاں سے آ گئی؟ پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے, جمہوریت اس سے خطرے میں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ پھر سازش کہاں سے آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. بات یہ کہ ابھی آپ نے شروعات میں کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے. نون لیگ نے فیصلہ کر لیا کہ جی یہ حقیقت ہے. ابھی رانا صاحب نے اپنی گفتگو میں فتویٰ دے دیا کہ جی انہوں نے کہا, انہوں نے لکھا, انہوں نے پہنچایا. دیکھیے بڑی آسان سی بات ہے اسما, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں, رانا صاحب تو میرا قانون جانتے ہیں, وزیر قانون ہے. Nobody should be condemned unheard. تو سب سے پہلے تو جو اس مسئلے میں جس کو جڑ کہا جا رہا ہے حسین حقانی صاحب کو, جب حکومت پاکستان نے ان کو طلب کیا ہے اور وہ پہنچنے والے ہیں, اور پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ کے سامنے بھی وہ آ جائیں گے, ڈیفنس کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے وہاں پر بھی وہ بریفنگ دیں گے. ابھی تو آپ میں اور ہم سب بیٹھ کے صرف تبصرے اور قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں نا, اور ہم قیاس آرائیاں ہم تو جو دستیاب ایویڈنس ہے اس پہ پہلے ہی مار دیتے ہیں, اس کے مرنے سے پہلے ہی ہم مار دیتے ہیں, ہم خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. مرنے سے پہلے مارنے کی بات, لیکن پھر یہ جب بات ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے کہ سازش ہو رہی ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں, جب ایویڈنس دیکھیے آسما اس لیے کہتی ہے پیپلز پارٹی پھر کیوں کہتی ہے کہ سازش ہو رہی؟ اسما وہ اس لیے کہتی ہے پیپلز پارٹی, اس لیے کہ ونس بٹن از ٹوائس شائے. بات یہ ہے کہ 96 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے مختلف سٹیٹمنٹس آئے تھے منصور اعجاز کے حوالے سے, اور یہ ریکارڈ پہ اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, انہوں نے کہا تھا دس مین از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ اینڈ ٹو کیپ اوے فرام ہم. چلیں بالکل اچھی بات ہے, وہ بندہ لیڈر, ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو مان رہے ہیں. بات کہہ گئی شرمیلا, یہاں آپ یہ بھی وضاحت کر دیں, ہم یہ بھی وضاحت کر دیں 90s میں بی بی کے خلاف, جو بی بی کے خلاف کیمپین چلائی گئی تھی جس میں ایسی تصاویر اور ایسا مواد سامنے لایا گیا تھا, تو اس کے مرکزی کردار بھی حسین حقانی تھے. آپ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ دیکھیے میں کسی کے ماضی میں نہیں جانا چاہتی, اس لیے نہیں جانا چاہتی کیونکہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ خود اس کو بہتر ڈیفینڈ کر سکتا ہے. لیکن ماضی کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ابھی بھی نہیں اسما, ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ ہم کچھ فوٹیجز, کچھ اخباری چیزوں کے اوپر ہم اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جی وہ کہاں سے آئے, کہاں اصل حقیقت کیا ہے. کیے گئے. ایگزیکٹلی کانسپریسی تو ہے نا, کیونکہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک دفعہ جب بی بی صاحبہ یہ کہہ گئیں کہ دیٹ مین از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ, تو مطلب اینی بڈی ان دا رائٹ سینسز ول ناٹ یوٹیلائز. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہی اصول پھر حقانی صاحب پہ بھی لاگو ہونا چاہیے. فرید پراچا صاحب, حقانی صاحب کا تعلق آپ کی جماعت سے, کہا جاتا ہے کہ حقانی صاحب پراچا صاحب سے بھی جواب لیں, ساتھ رہ چکے. بالکل, فرید پراچا صاحب, حقانی صاحب کا تعلق جمعیت سے تھا, اور کہا جاتا ہے جیسے اکثر کالمز میں بھی لوگوں نے لکھا کہ جمعیت سے اگر تعلق ہو یا جماعت سے تعلق ہو تو جماعت کو, کسی بھی پارٹی میں آپ چلے جائیں, جماعت کو آپ اپنی اس کے اندر سے نکال نہیں سکتے اس چیز کو. تو آپ کتنا جانتے ہیں حسین حقانی صاحب کو, کتنے ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی, جب کا کہ آتش جمع تھا, یہ بہت پرانی بات ہے. اس دوران وہ 10 پارٹیاں بدل چکے ہیں, وہ بالکل ان کا کوئی معمولی سا بھی تعلق اپنے ماضی کے قائم نہیں ہے. اور یہاں جو کچھ یہ بات ہو رہی ہے, یعنی بڑی سادگی سے یہ کہہ دیا حسین حقانی آئیں گے تو بات ہوگی. حسین حقانی تو محض ایک مورا ہے. بات تو اس کے کئی فریق ہیں, اس میں فائنینشیل ٹائم ایک فریق ہے,
इसके अंदर मंसूर एजाज एक फरीक है, इसमें माइक मोलन एक फरीक है, और वो सारे उनके खिलाफ तो ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमने मेमो वसूल किया है, वो उन्होंने इशाया किया है ये खबर को, और वो जो जिसने तैयार किया या पहुंचाया वो ये कह रहा है कि जी मैं कायम हूं, मुझे बुलाएं आप किसी इंक्वायरी के पास। तो ये सवाल तो गैर मुतलका हो गया है कि ये ठीक है या गलत है। असल सवाल तो ये है कि ये हुआ क्या है, और ये पाकिस्तान में इतना ही, यानी पाकिस्तान के मफादात इतने ही सस्ते हैं कि जिसको जिस कीमत पे जो चाहे और जब चाहे वो बेच दे। यानी यहाँ इस बदकिस्मत कौम को कभी इस तरह की कोई खबरें आती हैं तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ तो ये मामला हो रहा है और ये सौदेबाजी हुई थी, और ये अब तक 10-12 चीजें ऐसी आ चुकी हैं इन 3 सालों के अंदर कि हमारे हुक्मरानों ने और हमारे सियासतदानों ने कौम के मफादात के साथ कौन सा अंधा खेल। तो आपके ख्याल में किसने ये सौदेबाजी की, कौम से गद्दारी किसने की, इसमें कौन कौन से अनासिर और मुलविस हैं? अभी तो सिर्फ हुसैन हक्कानी का नाम सामने आ रहा है, और कौन से अनासिर इसमें मुलविस हो सकते हैं? हेलो फराज साहब, आपकी ऑडियो में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, जैसे आप लोग कह रहे हैं कोर्ट में भी जाएंगे, फिर आला जो वकला हैं उन पे मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई जा सके, फखरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम दे रहे हैं मियां साहब, और कहा जा रहा है अब आर या पार, क्या इस मामले पे आप स्टैंड लेंगे, या बाकी जो कमीशन बन गए उसके बाद आप लोग भी फॉलो अप नहीं करते तो ये मामला भी थोड़े अरसे बाद दब जाएगा क्या? देखें, हमने तो हर मामले पे जो है वो स्टैंड लिया है, और उन मामलात के ऊपर जिनका आपने हवाला दिया, जिसमें 2 मई का वाक़या भी कहा जा सकता है, और नेवल बेस पे जो वाक़या पेश आया था वो उसका भी हवाला दिया जा सकता है। तो हमने तो हर वाक़े के ऊपर जो है उसका नोटिस लिया, और ये पार्लियामेंट के जो इजलास हुए और उनमें जो रेजोल्यूशंस मुतफ़िका तौर पे पास हुए, और उन रेजोल्यूशंस में जो वादा करके कमीशन कायम किए गए वो हमारे ही यानी ज़ोर देने पे और उन चीज़ों को जो है वो स्ट्रेस करने के ऊपर सारे हुए। लेकिन अब उसके बाद ये है कि कमीशन ऐसे लोगों का बना दिया जाए कि जो उसका रिजल्ट या कौम के सामने हकायक को लाने की जो कौमी जिम्मेदारी है उसको पूरा ना करें, तो ये एक और तरह की जो है वो बदकिस्मती है। ये देखें, ये मामला तो क्या ये जो 10 दिनों का काउंट डाउन है राना साहब, जो 10 दिनों का काउंट डाउन है, ये कल के जलसे से स्टार्ट होगा? क्योंकि इससे पहले भी एक बार आपने 30 दिनों का काउंट डाउन दिया था, फिर ये 10 दिन का अगर ये दे रहे हैं आप, ये जलसे से कल जो आपका जलसा करें, क्या इसमें कोई नया अमल का ऐलान करें? जी, इसमें देखें 30 दिन का जो काउंट डाउन दिया था, और उसमें जो हमने कहा था कि अगर ये ना हुआ तो उसके बाद हम सुबह पंजाब में एक रोड मैप देंगे, शहजादा कर देंगे, वो हमने किया। अब इसमें देखें, इसमें वैसे तो खैर बात तो सामने वाज़ेह है, लेकिन बहरहाल फिर भी किसी मामले में फैसले के लिए कोई इंक्वायरी और कोई अपना जो है वो इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो ज़रूरी होता है। ये सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके बिहाफ के ऊपर जो अमेरिकन सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट को बाज़ मामलात में पाकिस्तान में मुदाखलत करने की दावत दे रहे हैं, और बाज़ चीज़ों से मुतल्लक वो कह रहे हैं कि जी आपके कहने के ऊपर ये चीज़ें जो है, जो हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये यानी क्लियर कट जो है वो आइन की वायलेशन है और कौमी मफादात का सौदा करने के मुतरादिफ है। इसके ऊपर मैं समझता हूं कितने दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें ये सिर्फ इन कौमी मामलात के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों को और पूरी कौम को, पूरे मीडिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, और नोटिस लिया भी जा रहा है। बाकी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, पार्लियामेंट में भी जाएंगे, और अवाम के पास भी जाएंगे, और अब आप सबके पास जाएंगे। मैं शर्मिला से बात कर लेती हूँ। शर्मिला, देखिए मामला कहा जा रहा है, बात अब बहुत दूर तक जाएगी, सिर्फ एक किरदार पे जो है इक्तफा नहीं किया जाएगा। जरदारी साहब का नाम भी इसमें आ रहा है, बिग बॉस, उनको ही कहकर पुकारा गया इसमें सारे के सारे सीन में। और फिर ये भी कहा जा रहा है हुसैन हक्कानी प्लस जरदारी साहब पे भी आर्टिकल 6 अप्लाई किया जा सकता है। लगता है ये है कि आप लोग कुछ मुश्किल में फंसने वाले हैं इस मेमो के हवाले से। अस्मा, देखिए राना साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं, और वो जिस जोश और जज्बे के साथ वो ये पूरी इस मेमो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम असेंबली में चले जाएंगे, अदालत में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। कब जाएंगे भाई? चले जाएं, कौन रोक रहा है आपको? इतना संगीन मसला, जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है इसके ऊपर। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, क्या कर लिया आपके ऑपोजिशन के मेंबर्स ने? इनके मेंबर्स ने क्या कर लिया? और कुछ तो नहीं। आपको लग रहा है दम हम नहीं है, ये सिर्फ शोर शराबे तक महदूद रहेंगे? आपको लग रहा है दम हम नहीं है, सिर्फ शोर शराबा बता रही हूँ? नहीं, मैं बता रही हूँ,
पंजाब असेंबली का सेशन बुलाएं, रिक्विजिशन डालें, बुलाएं, उसमें मसला उठाएं। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात ये करते हैं कि हम जाएंगे, 10 दिन का टाइम क्यों दे रहे हैं, 10 घंटे का टाइम क्यों दे रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि मुल्क की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आप ये कह रहे हैं बिग बॉस सदर जरदारी आपने फैसला कर लिया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मूव फॉर इम्पीचमेंट। ठीक, मैं ये जवाब ले लूं, फिर मैं साथ ही जवाब ले लूं जरा राना साहब से। What are you waiting for? इसका मतलब है आप भी फिर कॉम्प्रोमाइज कर कह रही हैं कि 10 घंटे ही काफी हैं आपके लिए, फिर जाएं, पार्लियामेंट आपके सामने है, पार्लियामेंट अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सुप्रीम कोर्ट तो बैठी है आपके लिए है, वहां आप चले जाएं। देखिए आसमा, बात यह है कि इस किस्म की रऊनियत और इस किस्म का तकब्बर और इस किस्म का यानी जो है वो गुरूर कि जी आप 10 दिन में आपने क्या करना है, आप 10 घंटे में कर लें, आपने कल क्यों करना है, आप आज कर लें, ये दरअसल जिन लोगों को इक़्तिदार जिनके सर को चढ़ जाता है और जो इक़्तिदार जो है वो जिनको बिल्कुल उनके कान और आंखें बंद कर देता है, उनकी फिर इस किस्म की गुफ्तगू होती है। तो फिर आपको अगर इनकी आदतों का पता है तो फिर आप टाइम क्यों देते हैं राना साहब? फिर आप लोग भी इन्हें टाइम क्यों देते रहते हैं? फिर 3.5 साल 4 साल आप भी ऐसे जाया कर देते हैं। आप फिर इन्हें ना टाइम दिया करें, आप फौरन सुप्रीम कोर्ट चले जाया करें, पार्लियामेंट में चले जाया करें। मैं ये बात बहुत ही वाज़े अंदाज में कहना चाहता हूं कि हम इन जैसे लोगों को 3 घंटे भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमने जो 3.5 साल दिए हमने सिस्टम को दिए, हमने जमहूरियत, और जो अभी मजीद 10 दिन दे रहे हैं इसलिए दिए, अभी जो मजीद 10 दिन दे रहे हैं हम इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो डीरेल ना हो, किसी और ताले आजमा को कोई खेल खेलने का मौका ना मिले। कल भी मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इन कौमी मफादात के लिए हर कदम उठाएंगे, लेकिन हम फिर भी किसी ताले आजमा के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं करेंगे। हमारी ये मजबूरी है, ये सिस्टम हमारी मजबूरी है, जमहूरियत हमारी मजबूरी है। आप कह रहे हैं कि सिस्टम आपकी मजबूरी है। राजा साहब आप कितना टाइम देंगे? मुस्लिम लीग नून इनको 10 दिन दे रही है, आप इनको कितना टाइम देंगे इस अहम हसास नौयत के मसले पर? आप कितना टाइम देने को तैयार है हुकूमत को? आसमा, ये तो अपना वक्त खत्म कर चुके हैं। आम आदमी जो है इनमें से कोई भी इनके साथ नहीं है। लोग गमो गुस्से के साथ और गैज़ो गज़ब के साथ भरे हुए हैं। क्या दिया है इन्होंने आम आदमी को सिवाय लोड शेडिंग के, महंगाई के, बदअमनी के, कत्लो गारत के, लाशों के, और इन्होंने क्या दिया है? और उसके बाद कौन सा इनका इस्तेहकाक है कि जिसकी बुनियाद पर ये कौम से वक्त मांगते हैं? अदालत के बारे में या पार्लियामेंट के बारे में जो इनके तस्वुरात है वो अभी आपके सामने आ रहे थे कि जी जो करना है कर लें, पार्लियामेंट में जाना है। करेंगे फराजा साहब, चले इस मामले मेमो पे आ जाते हैं ना, इस पे क्या करेंगे? बहुत सारे मसाइल हैं, इस मामले पे क्या होगा? अदालत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, असेंबली की कमेटी बननी चाहिए, लेकिन हम अवाम के पास जाएंगे। हम ये समझते हैं बिल्कुल हम अवाम के पास तहरीक पहले ऑलरेडी चल रही है, तहरीक को उठाएंगे। बहुत सारे उन्वानात हो गए, अब तो सलामती दाव पे लगी हुई है। यानी पाकिस्तान इतना बेवकूफ हो गया है कि पाकिस्तान के फैसले जो है वो अमेरिका में होने हैं, और सबसे बड़ा आईनी मनसब जो है वो पाकिस्तान का वही ये बात कर रहा है और करवा रहा है कि जनाब वहां से जो है वो कोई हरफे तसल्ली आ जाए, वहां से कोई जो है वो कुमक पहुंच जाए। तो ये स्टाइल अगर जहां पे हो वहां पे क्या आप समझ सकते हैं कि इनके साथ वहां पे लगता है मामला फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, देखो फराजा साहब हम इसी पे मजीद बात करेंगे, इसी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत को अब सियासी जमातें कह रही हैं कि मजीद वक्त नहीं, इस हवाले से दिया जाएगा, इंक्वायरी कराई जाए, कमेटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और फिर टाइम फ्रेम भी साथ में दे दिया जाता है। इस पे आगे क्या मजीद लाहेअमल इख्तियार करेंगी सियासी जमातें, इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही मेमोरेंडम के हवाले से, क्या खेल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है? टेलीफोन लाइन पे अभी हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर नाजी साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब। जी नाजी साहब, आपको क्या लग रहा है, आपकी गहरी नजर है पाकिस्तान के सियासी हालात पर, तो क्या खेल इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका और सियासी जमातें मजीद मौका देंगी इस गवर्नमेंट को या नहीं देंगी, या फिर ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा मजीद? जी, आखिरी मराहल में तो नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि अब फैसला कुन मराहल शुरू हो गए हैं, और जो चंद चीजें इन चंद रोज के दौरान मेरे सामने आई हैं जी, उनमें से एक तो यह है कि जमहूरियत को मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इस मामले में खुलकर पोजीशन ले ली है और उन्होंने कहा कि कोई गैर आईनी इकदाम हम कबूल नहीं करेंगे।
ठीक। आज उन्होंने मजीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उनसे पहले इमरान खान से मैंने बात की तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था उनसे कि क्या आप किसी फौजी या अदालती coup के नतीजे में बनने वाली हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हरगिज नहीं, मैं सिर्फ पब्लिक मैंडेट के जरिए आऊंगा अगर आया तो। पंजाब की दो ताकतवर सियासी शख्सियतों ने जब मज़ाहमत का ऐलान कर दिया, सिंध में जाहिर है जब पीपल्स पार्टी को निकाला जाएगा तो रद्देबल होगा। बलूचिस्तान के हालात पहले ही साजगार नहीं है, फाटा में पहले ही मामला उलझे हुए हैं, तो अमेरिका से भी कोई ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि अमेरिका बाकायदा तायीद या हमायत कर देगा। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर हो गया तो अमेरिका मज़ाहमत भी नहीं करेगा, मज़ाहमत अंदर से होगी। लेकिन ऐसी ये सूरत हाल फौज के लिए कभी साजगार नहीं होती कि वो इक़्तिदार पे कब्जा करे। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि दूसरा नवाज शरीफ ने आज एक और बात कह दी है। उन्होंने कहा कि सेनेट का इलेक्शन बर वक्त होगा। इसका मतलब है वो इस्तीफों वाली बात तो गई, वो जो कदम इस्तेकाम पैदा होना था। तो एक नक्शा जो आगे नजर आ रहा है स्टेक होल्डर्स के अंदर, वो ये नजर आ रहा है कि जमहूरियत तो रहेगी, किस तरह रहेगी ये सवाल अब पैदा हो गया, ये तय करना बाकी है। फैसला कुन मराहिल आजकल तय होगा तय हो जाएगा, लेकिन फैसला कुन मराहिल का आपने कहा ना कि ये खेल फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है। यहाँ जरा अगर ये वजाहत फरमा दें, अगर आपका जो सियासी तज्जिया है वो क्या कहता है कि क्या फिर जैसे हम सवाल बार बार उठा रहे हैं हुसैन हक्कानी के इस्तीफे से ही मामला हल हो जाएगा, इस पे फौज सबर शुक्र कर लेगी? हक्कानी साहब का इस्तीफा जो है वो तो अब नागजीर है, वो तो हो जाएगा। देखना यह है कि उस इस्तीफे के और इल्जाम के नतीजे में जो इस वक्त हकीकत बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि उसकी बुनियाद सिर्फ एक झूठे शख्स का बयान है, उससे लगता है कि तैयारियां तो मुकम्मल हैं। अब किस तरह से साबित किया जाएगा इस इल्जाम को, इस इल्जाम को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, साबित करने की शायद जरूरत कभी ना रहे। जैसे भुट्टो साहब पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं हो सका अभी तक, लेकिन फांसी उन्हें होगी, फांसी तो उनको होगी। तो ये कुर्बानी का फिर जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो इस कुर्बानी में बिग बॉस आएंगे, आपको लग रहा है क्या? देखिए अब कई सूरतें हो सकती, मैं ये तो नहीं कह सकता ना क्या क्या तय होगा। मतलब एक तो बात तय है कि हुकूमत अब जरदारी साहब के हाथ में नहीं रहेगी, हो सकता है वो आईनी सदर रह जाएं। इसी तरह कोलिशन जो भी कोई बनेगी वो जाहिर है कि अब नई कोलिशन होगी, उसमें पता नहीं कौन आता है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि फैसला को लगे हैं कि जो भी जमहूरियत रहेगी जितनी आने वाले वक्त में, वो जमहूरियत क्या शक्ल इख्तियार करेगी, उसकी हुकूमत क्या होगी, उसको लीड कौन कर रहा होगा हुकूमत को, ये शायद फैसले हो रहे हैं। ठीक, ये शायद फैसले हो रहे हैं। ये बता देंगे फैसले सर कहाँ हो रहे हैं? फैसले स्टेक होल्डर्स का दरमियान जी। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर जी। बिल्कुल चैनल होते हैं बात करने के। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सारे काम हो रहे हैं, इसका मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर नाजिर साहब, लगता है वो जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया दिया। राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने भी बड़ी अहम बात की कि मियां साहब नहीं चाहते कि डी रेल ना हो, जमहूरियत खतरे में ना आए। आप भी बार बार अपनी गुफ्तगू में ये कह रहे हैं, लेकिन खेल फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका। क्या आप लोग मुतालबा करेंगे, जैसे बार बार कानूनी आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ये इल्जाम साबित हो जाता है सदर जरदारी पर आर्टिकल 6 अप्लाई हो सकता है, गद्दारी का मुकदमा भी इन पे हो सकता है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, कौमी मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ करना और अपने लिए हुए हल्फ को जो है वो अपहोल्ड ना करना जो है, ये बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है और कौमी मफादात को जो है वो यानी नुकसान पहुंचाने की बात है। और इसका मुकदमा जो है वो आर्टिकल 6 के तहत जो है वो चल सकता है, उसमें इम्पीचमेंट भी हो सकती है। लेकिन अब जो फैसला कुन मराहिल हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि अब ये फैसला जो है ये पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एहतजाजी तहरीक है और हमारा जो ये एहतजाज और हमारा जो ये मौक़िफ़ है वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को काफ़ी टाइम मिला, लेकिन इन्होंने मामलात को सही सिमत डालने की जो है वो ना कोशिश की है, ना इनमें कैपेसिटी है और ना इनकी नीयत है। तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए अब वक्त आ गया है
کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا حل آئین میں موجود ہے، بالکل آئین سے باہر ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، آئین میں حل موجود ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے آئین میں حل موجود ہے، جو نگران سیٹ اپ کا ذکر کر رہے تھے ناجی صاحب، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اگر ریزائن کر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی، ریزائن کریں گے، معاملہ آپ کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہو جائے گا۔ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے، نون لیگ اس کا حصہ اور بنے گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کا جو حصہ ہے بنے گی نون لیگ۔ نہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ہم بات نہیں کرتے کہ جو کسی اور طرح کا کیئر سیٹ اپ بنے گا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا راستہ نکالے گی، نہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو صرف 90 ڈیز کے لیے بنے گی الیکشن کروانے کے لیے، جس کا ذکر آئین میں کیا گیا ہے، اس میں پارٹیوں کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو جو لوگ اس سیٹ اپ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکیں گے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی بالکل ہوتی ہے۔ طریقہ کار ہے کہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اور دوسرے پراچا صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی فیصلہ کن مراحل میں اور وہ لوگ الیکشن کروائیں۔ ٹھیک، بالکل آپ اچھی بات کر رہے ہیں پراچا صاحب، فیصلہ کن مراحل میں یہ کہا جا رہا ہے کھیل داخل ہو چکا، آر یا پار پہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، اب آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے آر یا پار والی سچویشن ہو چکی ہے اس وقت؟ کیا یہ معاملہ تو آخری انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اطمینان دلانے کے لیے کوئی بات اب باقی رہ گئی ہے صدر صاحب کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس، جتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے اور باقی معاملات ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک تو تمام جماعتیں اس بات پہ متفق ہوں اور پورے یقین اور تیقن کے ساتھ کہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی طالع آزما جرنیل اور کوئی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو بھی آئندہ انتخابات ہوں وہ محض ڈرامہ قسم کے انتخابات نہ ہو جو پہلے ہوتے رہے ہیں، لوگوں کا انہیں انتخاب سے ہی اعتماد اٹھ رہا ہے، تو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے اس قوم کے اندر بڑے بڑے اچھے افراد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی دیانت، جن کی امانت جو ہے وہ اس پہ کوئی حرف نہیں اٹھتا، تو ایسے افراد کے اوپر مشتمل ہو، یہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں بلکہ کئی ایسے شعبہ ہائے زندگی ہیں کہ جہاں سے بہت ہی اچھے لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وقت آ گیا، پھر آپ کو لگ رہا ہے یہ مناسب وقت ہے، یہ مناسب وقت آ گیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ سیٹ اپ شفاف انتخابات کے لیے ایسی فہرستیں بھی بنوائیں، یہ تو سب کی رائے ہے کہ فہرستیں بھی بنائی جائیں، وہ تو بھی سر پوری ہی نہیں ہے فہرستیں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے۔ یہ سارے ہم اسی لیے عوام کے پاس 18 دسمبر کو پشاور میں بہت بڑا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، 25 دسمبر کو لاہور میں بہت بڑا دھرنا ہو رہا ہے، انشاءاللہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جلسوں یہ گھر تو انہوں نے جانا ہی ہے، صبح گئے یا شام گئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بات بھی یقینی ہوگی کہ کوئی کرپٹ سیاستدان، کوئی ملک کے مفادات کا سودا کرنے والے انشاءاللہ تعالی انتخاب کے ذریعے سے وہ رد ہوں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے۔ شرمیلا ہم آپ کے پاس بھی آتے ہیں، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا واقعی فیصلہ کن مراحل میں یہ کھیل داخل ہو چکا، اور جو پھر نئے الیکشنز کی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا یہ میمو جو سامنے آیا یہی حکومت کو لے ڈوبے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میمورینڈم کے حوالے سے گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، جسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اور پروگرام میں جو ہمارے شرکاء ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے حکومت کچھ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ شرمیلا، حکومت کے خلاف اب جلسے جلوس بھی کیے جا رہے ہیں، ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے یہ میمو جو ہے یہ آخری آپ کے لیے کچھ ایسا پتہ ثابت ہوگا حکومت کے حوالے سے، اور حکومت کے جو وینٹیلیٹر پہ آلریڈی جو سانسیں لے رہی تھی یہ گورنمنٹ، کیا وہ آخری کیل ٹھونکا جا رہا ہے آپ کے اس گورنمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو؟ فیصلہ کن مراحل، جس آسانی سے آپ کے تمام محترم گیسٹ نے یہ بات کہی ہے اور جس خوش فہمی میں سب مبتلا ہیں، میں سمجھتی ہوں چند دنوں بعد یہ خوش فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ دیکھیے نواز شریف صاحب غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے، سب یہی کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، which is appreciable۔ دیکھیے تمام سیاسی لوگ جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں اس بات پہ متفق ہیں جنرل مشرف کے ایگزٹ کے بعد کہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی سفارش کرنا یا اس کی حمایت کرنا
सियासी लोगों के जमहूरियत के लिए वो मुस्बत नहीं रही है। हम 10-15 साल पीछे चले जाते हैं, लोगों के मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो हम वी हैव मैच्योर्ड एज पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हैव आल्सो मैच्योर्ड। अब वो नहीं है बात। लेकिन टेलीविजन चैनल पे शरीफुद्दीन पीरज़ादा किसी नए कानूनी नुक्ते के साथ आ सकता है सामने। वो देखिए, अब आप मुझे बताइए ना, देखिए पराचा साहब ने ये कहा, पराचा साहब ने कहा कि अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। अब न जाने इनको ये इंकशाफ कैसे हुआ। ठीक है, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, कहीं हम उतरे हैं पूरे, कहीं हम नहीं उतरे, कहीं हम कामयाब रहे, कहीं हम नाकाम रहे। पंजाब में भी अगर राना सनाउल्लाह साहब से मैं कुछ सवाल पूछूं तो वो भी यही कहेंगे, वहां भी वही चैलेंजेस हैं। लेकिन बात यह है कि हर कोई जो आया है इस वक्त जो हुकूमत में या अपोजिशन में, वो बैलेट के जरिए आया है और यहां से जाने का रास्ता भी यही है कॉन्स्टिट्यूशनल कि दोबारा इलेक्शंस हो, उसमें अवाम आपको रिजेक्ट करे या आपको वोट इन करे। ये नवाज शरीफ साहब की जमात भी जानती है, हमारी जमात भी जानती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2008 के इलेक्शंस का बायकॉट किया और अब इनको अफसोस है। अब उनमें एक बेचैनी है, एक परेशानी है। जैसे लोग नारा लगाते हैं जी साड़ी वारी आन दो, कुछ कहते हैं जी निकाल देंगे, फलां कर देंगे। हम मेमो पे जरा मेमो को हम बार-बार डिस्कस मैं मेमो पे आ रही हूं। देखिए अस्मा, बात यह है, मेमो एक इश्यू तो है ना, चाहे हम इसको ये कहें, इनके कहने के मतलब ये है कि बहुत संगीन है, अब फैसला होने वाला है। पराचा साहब अपनी एक राय रखते हैं जो सब काबिल एहतराम है, लेकिन इश्यूज आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, हर जमहूरी हुकूमत के सामने आते हैं, इस वक्त भी आए हैं। और मैं ये समझती हूँ इसका मुकाबला कर लेंगे। हम इस पे बैठ के कयास आराइयां करना, तज्जिया करना तज्जियाकारों का काम है, आपका काम है कि आप बात करें, हमें बुलाएं, कयास आराई होती, हम जवाब कियानी साहब ज़रदारी साहब से ना मिलते, फिर मामले को इतनी हवा ना दी जाती, फिर ये जाएगा या इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी कमेटी भी ना होती, तो जनाब उनसे पूछेगी उसमें कौन लोग बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बैठेंगे या कोई ऐसे लोग बैठेंगे जो इम्पेकेबल कैरेक्टर वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर तो इतना डिस्कनेक्ट है, इतनी पोलराइजेशन है असेंबली के अंदर। लेकिन वो कमेटी तो हमने देखा ना शर्मिला, इतने कमेटीज बनती हैं, इतने कमीशन बन गए, एबटाबाद कमीशन, और जहाँ तक सदर जरदारी साहब का नाम है, इसके हवाले से जहाँ तक सदर जरदारी साहब का नाम है, नहीं आया दिन तक। जी क्या कह रही हैं? जी मैं ये तो कमीशन का जिक्र कर रही हूँ ना, कमीशन बन जाते हैं, कमेटीज बन जाती, रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती, इंप्लीमेंटेशन की बात होती है तो वो भी खटाई में मामला सारे के सारा हमेशा पड़ जाता है। देखिए हाँ, ये है हमारे, ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ कमेटीज भी बनती हैं, इंक्वायरीज भी बैठती हैं और रिपोर्ट कभी मंजर आम पे नहीं आती, क्योंकि कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज, देखिए इस मामले के अंदर वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ बैठे। देखिए इस मामले के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और बहुत सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। अस्मा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैंडिड ओवर हियर। नहीं क्या अगर हम ये समझते हैं, नहीं क्या नहीं आएगा, देखिए हम कयास आराइयां करते हैं कि हमने तो, देखिए जो आपके जो मोहतरम गेस्ट हैं उन्होंने तो फैसला सुना दिया ना, फैसला सादर कर दिया कि जी सदर ने कहा, कानी साहब ने लिखा, वहां पहुंचाया, और हमने तो, हम तो ना अपने प्रेसिडेंट की बात को कोई वजन देते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर की बात को वजन देते हैं, ना एम्बेसडर की बात को वजन देते हैं। हम तो कहते हैं जो अमेरिका कह रहा है वो सही है, फिर हम अमेरिका को गालियां भी देते हैं। माइक वोलन जो कह रहा है वो सही है, फलां जो कह रहा है वो सही है, और हम गैरत पे पहुंच जाते हैं और हम फौरन बेगैरत बन जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं आएगा सामने, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, नहीं आएगा, कुछ बातें वो कह रही हैं आएंगी सामने, कुछ नहीं आएंगी। राना साहब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, कुछ नहीं आएगा सामने। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही जी। अच्छा हम कोशिश करते हैं आप तक हमारी, इनका रवैया जो है वो देखिए इनका रवैया जो है ये शुरू से यही है। हमने हर तरह से इनको तआवन से भी, इनको समझाने के अंदाज में भी ये कहा कि आप इस बैड गवर्नर से और दूसरे मामला से जो है वो अपने आप को बचाएं और आप जमहूरियत को बदनाम ना करें। मेमो पे राना साहब, मेमो पे जरा बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि जी कर लो जो करना है, अपोजिशन को भी कहते हैं कर लो जो कुछ करना है। और अब जो मेमो की बात है, अब देखें मियां नवाज शरीफ ने ये तो नहीं कहा कि जी इनको फौरी तौर पे इस मामले में जो है वो गुनाहगार ठहराते हुए कोई सजा तो अनाउंस नहीं की उन्होंने। हाँ, वो 10 दिन दे रहे हैं, ये मामला इंतहाई अहमियत का हमल मामला है। गवर्नमेंट इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठाए और विद इन 10 डेज की बात उन्होंने इसलिए की है कि इससे पहले का तजर्बा ये है कि ये पार्लियामेंट में यानी
कंसेंसस के साथ रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसके बाद जो कमीशन आते हैं उस कमीशन का बाद में पता ही नहीं चलता, वो कमीशन ही गुम हो मुझे जाता है। आखिरी बात राना साहब, ये हमें अगर जाते जाते ये बता दें, कल फैसला कौन एक आप जलसा कर रहे हैं फैसलाबाद में, और उस जलसे में कोई आइंदा के लाए अमल का ऐलान या मेमो के हवाले से जो 10 दिन दे दिए गए, फिर उसके बाद कोई फॉलो अप का आप करेंगे या फिर आप बस खाली डेट दे देंगे और उसके बाद आप भी सो जाएंगे घर जाके? देखें आसमा, हम तो ये चाहते हैं कि हम मौजूदा सिस्टम को, जमहूरियत को, आइन को, रूल ऑफ लॉ को जो है वो हर कीमत पे बरकरार रखें, लेकिन इनके रवैयों के पेश नज़र हम मुहर्रम के बाद एक फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं और उस फैसला कुन मरहले में दाखिल होने से पहले अवामी तईद और सपोर्ट का मुजाहरा जो है वो करना ज़रूरी है। और इस मकसद के लिए हम 20 तारीख को फैसलाबाद में, 25 को गुजरांवाला और उसके बाद दूसरे जिला में भी जो है वो हम अवामी इज्तिमा कर रहे हैं। इसका मतलब है मार्च तक ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा? अस्मा, ये भी पूछ लीजिए कि मुहर्रम के मार्च की बात नहीं है, 40वें तक ये अच्छा वो पूछ रही है मुहर्रम के 10 दिन या 40वें तक सफर आ जाएगा उसके बाद? ये फिक्र ना करें, इनको 10 दिन की और 40 दिन की समझ आ जाएगी। ये दरअसल इस वक्त जो इक़्तिदार का नशा इनको दिलो दिमाग में छाया हुआ है, बड़े वाज़ेह तौर पे आप बात करें क्योंकि कौम भी जानना चाहती है। इनको जो है ये कौम को पता है, आपका कौम से कोई तल्लक नहीं है, आपका कौम से बहुत फासला हो चुका है। अब आप कौम की दिल की बात जो जानने वाली बात है ना, वो हम जानते हैं। चले आप कह रहे हैं 40 दिन भी दे सकते हैं, 10 दिन में भी आपको पता चल जाएगा। इलेक्शंस में बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है कि किसका कौम से डिस्कनेक्ट है। अच्छा आसमा, इसमें 2-3 कौन से इलेक्शन? जी डॉक्टर साहब, वो तो कह रहे हैं हम मुहर्रम के बाद फैसला करेंगे। आप डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? आप भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं, आप इनको कितना टाइम दे रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही तहरीक चला रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये सारे मामले में अवाम का, जिस अवाम के बारे में इन्हें खुशफहमियां हैं, उस अवाम के बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने वर्कर भी इनके साथ नहीं है, ये भी इनको पता चल जाएगा। इनका मामला तो वो है कि यूं खुद फरेबियों में सफ़र हो रहा है तय, बैठे हैं पुल पे और नज़र है बहाव पर। ये इनको तो पुल चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन असल मामलात में बिल्कुल इनके पांव तले से जमीन है। शर्मिला को भी पसंद आया होगा। अच्छा, ये जो बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे नहीं पता था कि आपका शायराना मिजाज भी है। चले नहीं, माशाल्लाह। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी बात कि यहाँ जो अब कल्चर है ना, खुदा के लिए यह बदल दे कि अमेरिका को खुश करना है, राजी करना है, उसी से NRO, उसी से जो है वो अब मराहत है, उसी को ही रेमंड डेविस उसके हवाले, उसी को मेमो भेजना, उसे ये सारी चीजें आप बदल दें। बहुत सारा कुछ बदल गया है, खुद अमेरिका बदल रहा है। वहां पे जो धरने हो रहे हैं वॉल स्ट्रीट में, वहां तो सरमायादाराना निजाम लरस रहा है। अब खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दे और उससे जान छुड़वा ले। हुकूमत को आप नसीहतें भी करें। चले बहुत पाकिस्तान के आप कह रहे हैं, बहुत बहुत सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, वक्त की कमी है। शर्मिला फारूकी आपका शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हमने मेमोरेंडम के हवाले से बात की और कहा जा रहा है खेल आखिरी फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है और देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों पाकिस्तानी सियासत के लिए कितने अहम होंगे और किस किस की कुर्बानी जो है मजीद इस मेमो के हवाले से सामने आएगी। इस पर कल भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।